गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक लेकर वायुदाब पेटियाँ, नया टॉपिक है बिल्कुल, और एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं वायुदाब पेटियों से लेकर। वायुदाब पेटियाँ हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जब तक आपको वायुदाब पेटियाँ समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको वैश्विक पवनें, जो पवनें होती हैं जो वायुदाब पेटियों पर निर्भर हैं, जैसे आपके पवन है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें, जो तीन प्रकार की पवनें चलती हैं, वो तीनों पवनें वायुदाब पेटियों पर डिपेंड करती हैं कि कौन सी वायुदाब पेटी है, वहाँ से पवन किस दिशा की ओर चलेगी। तो उसके लिए आपको वायुदाब पेटियाँ जानना बहुत आवश्यक है, और वायुदाब पेटियाँ जानने के लिए पहले आपको वायुदाब जानना आवश्यक है। वायुदाब को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं वो जानने आवश्यक हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका टॉपिक है वायुदाब पेटियाँ। प्रेशर वेल्ट, ये है आपका टॉपिक है वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर वेल्ट। आप देखो वायुदाब, ये अपना कोई भी क्षेत्र है, ये अपना कोई भी एक निश्चित क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर ये कोई भी निश्चित क्षेत्र है आपका, और इस क्षेत्र पर वायु का दबाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र पर वायु का दबाव पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका वायुदाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायुदाब। क्या कहलाएगा? वायुदाब कहलाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये जो आपका वायुदाब है, ये जो क्षेत्र है आपका, अब इस पर ये आपका इधर जो ये स्तंभ बन रहा है, ये जो स्तंभ बन रहा है, किसी भी क्षेत्र पर वायु के स्तंभनुमा भार को वायुदाब कहते हैं, जिसे हम, अब आप देखिए कोई भी क्षेत्र है आपका, ऐसा नहीं है, और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होता है। किसी भी क्षेत्र पर वायु के भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ठीक है। अब आपके आती है कि वायुदाब को मापने की इकाई, वायुदाब को मापने की इकाई, यहाँ ये क्वेश्चन आता है खूब, क्या होती है? मिलीबार होती है। वायुदाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार है। ठीक है। लेकिन आप देखो इसके लिए एक शब्द यूज कर रहे हैं, पास्कल। ये भी वायुदाब मापने की इकाई है, मिलीबार या पास्कल, ये दोनों वायुदाब मापने की इकाई हैं। लेकिन सर्वाधिक जो आपके उपयोग में ली जाने वाली है, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली इकाई
हेक्टापास्कल है। देखो दो चीज़ें क्लियर करो आप। वायु दाब को मापने की इकाई तो क्या है, मिलीबार या पास्कल, लेकिन सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली इकाई कौन सी है, हेक्टापास्कल है। किसमें, वायु दाब को मापने में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली इकाई कौन सी है, हेक्टापास्कल। अब आप कहोगे देखो एक और अगला, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, 1013 मिलीबार होता है। कितना होता है, 1013 मिलीबार होता है। ये आपको याद रखना है कि कितना होता है, 1013। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे तो आपको एग्जैक्ट 1013.2 मिलीबार, ये आपको याद रखना है कि समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, 1013 ऑप्शन में आएगा, या फिर आपका 1013.2 आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इकाई याद रखनी है, और एक इसकी सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली इकाई याद रखनी है। ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए आपको। अब आप एक चीज़ और देखिए, ये चीज़ में आप लोगों को जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें इसमें, एक तो हो गई आपके वायु दाब की इकाई क्या होती है, दूसरा सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली इकाई कौन सी होती है, तीसरा औसत वायु दाब कितना है, समुद्र तल का औसत वायु दाब कितना है, ये चीज़ें आपको। अब अगली देखिए आप, अब आप देखिए वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, तो वायु दाब को कौन कौन कारक प्रभावित करेंगे। तो पहले नंबर का कारक है आपका तापमान। कौन सा है, पहले नंबर का जो कारक है वो है आपका तापमान। दूसरे नंबर का है आपका ऊंचाई। दूसरे नंबर का क्या है, ऊंचाई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऊंचाई। तीसरा है हवाओं का अवतलन। हवाओं का अवतलन, अवतलन मतलब बैठना। स्थल एवं जल क्षेत्र की भिन्नता। स्थल एवं जल क्षेत्र की भिन्नता। अगला है आपका मेघाच्छादन। ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, वायु दाब को प्रभावित करते हैं। आप देखिए वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, ऊंचाई, हवाओं का अवतलन, स्थल एवं जल क्षेत्र की भिन्नता और मेघाच्छादन, ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो इनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम इनमें से एक एक करके पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले तापमान लेंगे, उसके बाद ऊंचाई। तो सबसे पहले देखो तापमान। तापमान मैंने क्या कहा, ये कोई स्थान है,
ये कोई जगह है आपका, जैसे मैंने कह दिया जैसलमेर, ये स्थान जैसलमेर है, ठीक है। इधर कोई स्थान है, इधर कोई स्थान है, मैंने कह दिया जैसे आपका इधर बता दिया मैंने झालावाड़, ये 2 स्थान बता दिए मैंने आपके। आप देखिए मैंने क्या कहा कि जैसलमेर में तापमान उच्च है। कैसा है? उच्च। तापमान उच्च है तो वायुदाब कम होगा। इसका मतलब क्या है? उच्च तो वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। ये चीज आप समझ रहे हो? इसका मतलब तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है दोनों में। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा। मतलब यहाँ लिख सकते हो आप, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। अर्थात जहां तापमान अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होता है, वहां वायुदाब कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ये चीज आपको बात याद आनी चाहिए कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम होता है। मैंने कहा कि जैसलमेर में, किसमें? जैसलमेर में तापमान अधिक है तो वायुदाब कैसा होगा? कम होगा। अब अगर हम बात करें इधर कि झालावाड़ में तापमान कम है, क्या? तापमान कम है तो वायुदाब उच्च होगा। क्या होगा? उच्च। अर्थात इसका मतलब क्या है? तापमान कम होता है तो उस स्थान पर वायुदाब उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा। तो इसका मतलब तापमान और वायुदाब में दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत। किसमें? तापमान में और वायुदाब में विपरीत संबंध है। ये चीज़ समझ में आई आपके? अगर आपके ये चीज़ समझ में आ गई कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जहाँ तापमान उच्च होगा वहाँ वायुदाब कम होगा और जहाँ तापमान निम्न होगा वहाँ वायुदाब उच्च होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो आप वायुदाब पेटियों का निर्धारण कर सकते हो कि वायुदाब पेटियाँ
कौन कौन सी किस स्थान पर? पहला हो गया आपका तापमान, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिया था हमने? ऊंचाई लिया था। क्या लिया था? ऊंचाई। अगला शब्द है ऊंचाई। ऊंचाई, मैं क्या कह रहा हूं कि ये धरातल है। क्या है? अपना धरातल है। जैसे जैसे आप धरातल से ऊंचे स्थानों पर जाओगे, जैसे जैसे आप धरातल से ऊंचे स्थानों पर जाओगे, जैसे ये इधर कोई पर्वत है, क्या है? ये कोई पर्वत चोटी है। तो इस स्थान पर वायु दाब अधिक होगा। किस स्थान पर? लेकिन जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो इधर यहाँ वायु दाब कम होगा। क्या होगा? वायु दाब कम होगा। अर्थात आप देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायु दाब में दस मीटर की ऊंचाई पर एक मिलीबार दाब की कमी आती है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो कितने मिलीबार की कमी आती है? 10 मीटर पर 1 मिलीबार की कमी आती है। जैसे जैसे आप, क्या निष्कर्ष निकल के आया? धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायु दाब में कमी आती है। वो कमी किस दर से आती है? 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम हो गया। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार। अर्थात इसका एक और निष्कर्ष ये है, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, किसकी पर? 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब धरातल के वायुदाब से आधा रह जाता है। इस समझ में आ रहा है आपके? 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरातल के वायुदाब से आधा रह जाता है। धरातल का वायुदाब कितना था? 1013.2। इसका मतलब इसका आधा रह जाएगा। आप निकालो कितना आएगा? कितना आया? 506.5 के आसपास आएगा। इतना मिलीबार रह जाएगा लगभग। आ रही बात समझ में? ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि कितना मिलीबार कम हो जाएगा। ये ऊंचाई का कॉन्सेप्ट है कि ऊंचाई वायुदाब को किस प्रकार प्रभावित करती है। अगला पॉइंट लेते हैं हम,
हवाओं का अवतलन। किसका? हवाओं का अवतलन। अगला पॉइंट ले रहे हैं हम, हवाओं का अवतलन, कि हवा किस प्रकार हवाओं का अवतलन। देखिए भाई, हवाएं कोई भी वायु है, एक वायु इस स्थान पर है और एक वायु ये है, ये कोई वायुपुंज है और ये भी कोई वायुपुंज है। मैंने क्या कहा, और ये आपके सरफेस मान लिया मैंने, ये धरातल मान लिया। क्या मान लिया? ये धरातल मान लिया कि ये भाई धरातल है और ये कोई हवा है। इस हवा को तो मैं ऐसे और इस हवा को इस प्रकार, इस हवा को ऊपर की तरफ और इस हवा को नीचे की तरफ गति करवा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि ये हवा इस स्थान से यहां पहुंची, तो ये हवा इस स्थान से यहां पहुंचेगी तो इसके आकार में वृद्धि होगी। क्या होगी? ये आकार में वृद्धि हो गई। ठीक है। उसके बाद इस हवा को और ऊपर पहुंचाया इस स्थान पर, तो इसके आकार में और वृद्धि हो गई। इस हवा को मैं नीचे की तरफ लेके आया तो ये हवा के आकार में कमी आ गई, और नीचे लेके आया तो इस हवा के आकार में और कमी आ गई। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि कोई हवाओं का अवतलन वायु दाब को प्रभावित करता है। इसका मतलब कोई भी हवा अगर ऊपर उठ रही है तो वो वायु दाब को प्रभावित नहीं करती। ये वायु दाब को प्रभावित नहीं कर रही क्योंकि ये हवा ऊपर उठ रही है। जबकि कोई हवा अगर अवतलित हो रही है, बैठ रही है, तो वो वायु दाब को प्रभावित करेगी। क्योंकि आप देखिए, एक दर होती है रुदोष्म परिवर्तन, पढ़ेंगे कभी, रुदोष्म परिवर्तन। ये कोई भी हवा है जिसका आयतन इतना है, ये हवा नीचे आएगी तो इसमें रुदोष्म परिवर्तन होगा, मतलब इसमें ऊष्मा में वृद्धि होगी। क्या होगी? ऊष्मा में वृद्धि होगी। ऊष्मा में वृद्धि होगी तो इस हवा में संकुचन या सिकुड़न आएगा। क्या आएगा? सिकुड़न आएगा। सिकुड़न आएगा तो ये हवा क्या है? आकार कम कर लेगी, और नीचे आई तो और आकार कम कर लिया। अब हमने आपसे बात की थी कि किसी भी स्थान पर हवा का स्तंभीय भार क्या कहलाएगा? वायुदाब। क्लियर? ये क्षेत्र बड़ा है, ये कम हो गया, ये कम हो गया। हवा का आयतन ये इतना था, ये है, अब इतना हो गया। तो ये इस स्थान पर, जब किसी स्थान पर ये वायुपुंज दबाव डालेगा तो वो अधिक डालेगा और ये कम डालेगा। ये वायुपुंज अधिक दबाव डालेगा, ये कम डालेगा, ये कम डालेगा, ये अधिक डालेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हवाएं अवतलित होकर बैठती हैं तो वो वायुदाब में परिवर्तन करती हैं। किस में परिवर्तन करती हैं? वायुदाब में, और वायुदाब को बढ़ाती हैं। इसलिए हवाओं का अवतलन वायुदाब को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट, अगला है स्थल और जल का वितरण। किसका? स्थल और जल का वितरण। समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया?
समझ में आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी हवा अगर धरातल से ऊपर उठ रही है तो उस हवा के आकार में वृद्धि होगी और उस हवा का जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा। लेकिन कोई भी हवा अगर बैठ रही है तो उस हवा में रुदोष में परिवर्तन की दर की वजह से, ऊष्मा में बढ़ोतरी की वजह से उस हवा का क्षेत्रफल कम हो जाएगा या आयतन कम हो जाएगा और वह हवा अत्यधिक दाब लगाएगी या अत्यधिक दाब बनाएगी। इसलिए हवाओं का अवतलन क्या करता है, वायुदाब को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है आपका स्थल और जल का वितरण। स्थल और जल का वितरण। स्थल और जल का वितरण ये कैसे प्रभावित करता है। आप देखिए कि कोई भी पात्र है जिसमें आपने पानी गर्म करके भर रखा है, कोई भी पात्र जिसमें आपने पानी गर्म करके भर रखा है और कोई पात्र है जिसमें ठंडा पानी है। एक पात्र में गर्म पानी है, एक पात्र में ठंडा पानी है। आप सबने छोटी कक्षाओं में ये चीज़ पढ़ी है और इस चीज़ का अध्ययन अच्छे से किया है कि पानी का जो स्वभाव होता है या पानी का जो प्रकृति होती है वो धीरे धीरे ठंडा होने की और धीरे धीरे गर्म होने की प्रवृत्ति होती है। ये ऐसे पानी का स्वभाव होता है। आप देखिए मैं आपको एक चीज़ ध्यान आकर्षित करूँगा कि वायुदाब दिन में जमीन या स्थल तेजी से गर्म होता है, स्थल तेजी से गर्म होता है और रात्रि में स्थल तेजी से ही ठंडा होता है। इसलिए दिन के समय स्थल खंडों पर निम्न वायुदाब बनता है। कौन सा वायुदाब बनता है? निम्न वायुदाब। जबकि जल क्षेत्रों पर दिन के समय उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्थल खंड है वो तेजी से गर्म हुआ, गर्म होने से पवनें उठ के ऊपर चली गई जिससे लो प्रेशर बन गया। और जल का स्वभाव क्या है? धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे ही ठंडा होना। तो जल पर उच्च वायुदाब बना रहता है और जबकि स्थल पर निम्न वायुदाब। इसके जस्ट विपरीत अगर आप लेते हो रात्रि में, तो रात्रि में स्थल खंड जल्दी ठंडा हो जाता है और वहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है। जबकि समुद्र का जो क्षेत्र है उस स्थान पर रात्रि में आप तापमान अधिक रहता है जिससे वहाँ निम्न वायुदाब बना रहता है। इसलिए रात्रि में तो आपके स्थल समीर चलती हैं और दिन में चलती हैं आपके जल समीर या समुद्र समीर। वो जब वैश्विक पवनें पढ़ेंगे तो उसमें स्थानीय पवनें आएंगी तब पढ़ लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र और स्थलखंड वायुदाब को प्रभावित कैसे करते हैं वो चीज़ समझाई मैंने। ठीक है, अब आपका टॉपिक है वायुदाब पेटियाँ। कौन सा टॉपिक है? वायुदाब पेटियाँ। सबसे पहले तो वायुदाब पेटियों की अगर बात करें तो वायुदाब पेटियाँ दो प्रकार की होती हैं। उच्च वायुदाब पेटी और निम्न वायुदाब पेटी। नाम से ही पता चल रहा है, उच्च वायुदाब पेटी और निम्न वायुदाब पेटी। जिस स्थान पर तापमान उच्च रहता है, जिस स्थान पर तापमान उच्च रहता है वहाँ वायुदाब निम्न होता है और जिस स्थान पर तापमान कम रहता है वहाँ पर वायुदाब
उच्च रहता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पर आपके हवाओं का अभिसरण है। क्या है? अभिसरण है। आपने प्लेटें पढ़ी है ना, जैसे ये कोई क्षेत्र है, इसमें हवाएं इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं और इधर से भी आ रही हैं। तो हवाओं का अभिसरण क्षेत्र है। क्या है? हवाओं का अभिसरण क्षेत्र। हवाओं का अभिसरण क्षेत्र है, इसलिए ये क्या कहलाती है? उच्च वायुदाब पेटी कहलाती है। क्या कहलाती है? उच्च वायुदाब पेटी कहलाती है। क्या कहलाएगी? उच्च वायुदाब पेटी। अब देखो, जहां उच्च वायुदाब पेटी है तो हवाएं क्या हैं? अभिसरित हो रही हैं, और यहाँ से हवाओं का अभिसरण क्षेत्र जो है बढ़ता क्यों है? ये जो हाई प्रेशर है, ये बढ़ेगा क्यों? तो इसका पहला ही कारण है तापमान में उच्चता कमी। उच्च या कमी? कमी। तापमान में कमी होगी तब बनेगा ये। जिस स्थान पर तापमान कम होगा वहाँ उच्च वायुदाब पेटी बनेगी। क्या बनेगी? उच्च वायुदाब पेटी बनेगी। उसके बाद दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन बल। घूर्णन बल पता है आपको? घूर्णन पता है आपको? घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष या धुरी पर घूमना। अक्ष या धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उच्च वायुदाब बनाने के लिए एक तो आपका तापमान कम होना चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए, या फिर तापमान कम नहीं है तो पृथ्वी के घूर्णन बल से उस स्थान पर हवाओं का अभिसरण हो रहा हो। जैसे पृथ्वी घूम रही है और हवाएं, सम्मेलनीय हवाएं उठ रही हैं और वो कहीं जाकर अवतलित हो रही हैं, तो पृथ्वी का घूर्णन बल और तापमान में कमी, ये दो चीज़ें आपके कंपलसरी हैं। अब तापमान में कमी से आप कहोगे सर तापमान में कमी से, तो तापमान में कमी से जो वायुदाब पेटी का, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, अभी आगे पढ़ेंगे। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी किसकी वजह से बनी है? तापमान में कमी की वजह से बनी है। तापमान कम है इसलिए बनी है आपके ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तीसरा, अगर बात करें पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, तो आप देखो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये पृथ्वी की गतिजन्य पेटी है। कौन सी पेटी है? गतिजन्य पेटी। और ये कैसी है? तापजन्य है, मतलब ताप से निर्मित पेटी है ये। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी तापमान से निर्मित पेटी है। किससे निर्मित है? तापमान से। ये जो पहला है आपके तापमान की कमी से निर्मित, ये हो गई। पृथ्वी के घूर्णन बल से कौन सी पेटी की बात कर रहे हैं हम? उच्च वायुदाब पेटियों की बात कर रहे हैं। तो उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी गतिजन्य पेटी है।
कौन सी पेटी है? गतिजन्य पेटी। किससे बनी है? पृथ्वी के घूर्णन बल की वजह से बनी है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उच्च वायुदाब पेटी। अब बात करें निम्न वायुदाब पेटी की। किसकी? निम्न वायुदाब पेटी की बात करें। निम्न वायुदाब पेटी इस निम्न वायुदाब पेटी की बात करें तो यहां से हवाओं का अपसरण है। क्या है? अपसरण है हवाओं का। इस स्थान से हवाएं बाहर की ओर जाती हैं और इसलिए यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। तो यहाँ एक तो क्या हो गया? हवाओं का अपसरण है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने प्लेटों के संदर्भ में पढ़ा चुका हूँ। अभिसरण क्या होता है, अपसरण क्या होता है। तो अपसरण मतलब एक दूसरे से दूर जाना। हवाओं का अपसरण है। इसके भी कारण क्या है? फिर पहला ही कारण क्या है? तापमान। तापमान क्या होगा बताओ? उच्च होगा, कम होगा? तापमान बोलो, बताओ क्या होगा? अगर ये एक दूसरे से जा रही है तो तापमान क्या होगा? कम होगा। सही है क्या? बताओ, सही है क्या? तापमान कम होगा, क्या उच्च होगा? बताओ। निम्न वायुदाब पेटी बन रही है तो वहां तापमान कम होगा या उच्च होगा? अरे उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा। तापमान उच्च होगा जब तो पवनें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। दूसरा, जहां तापमान उच्च होता है वहां निम्न वायुदाब पेटी बनेगी। जहां तापमान उच्च होगा वहां दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन। फिर घूर्णन आ गया। इसका उदाहरण देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। तापमान उच्च ही होगा, जैसे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। बताओ किससे बनी? विषुवत रेखा के आसपास तापमान उच्च रहता है कि कम? तापमान उच्च रहता है। वायुदाब कैसा रहेगा? निम्न रहेगा। अपनी पेटी कौन सी है? निम्न वायुदाब पेटी। घूर्णन की वजह से बताओ। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का जो निर्माण हुआ है वो गतिजन्य पेटी है। कौन सी है? गतिजन्य पेटी। आप लिख सकते हो। ये कैसी हो गई? ये तापजन्य हो गई। ये गतिजन्य, ये तापजन्य। तो ये आपके दो प्रकार के वर्गीकरण है, सामान्य जो उच्च वायुदाब पेटी और निम्न वायुदाब पेटी। अब अपना ये आपको मैंने बेस तैयार किया है पृथ्वी की पेटियों के संदर्भ में कि कौन सी पेटी। अब मैं आपको वास्तविक में जो पेटियां हैं विश्व में उन पेटियों की तरफ लेकर चलता हूं कि कौन कौन सी पेटियां हैं। अगला टॉपिक आपका यही है, वायुदाब पेटियां। अब आपको समझ में आएंगी पेटियां। अगर मैं आपको सीधे पेटियां समझा देता तो आपके समझ में नहीं आता कि गतिजन्य कैसे हुई, तापजन्य कैसे हुई। तो अब आप वायुदाब पेटियां
देखिए, साथ के साथ आपको नक्शा जो भी बनाया जा रहा है वो ड्रॉ करना है और पूरा कंसंट्रेट आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। जब तक मैं इसको पूरे को समझा ना दूँ तब तक आपका कंसंट्रेट बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके वायुदाब पेटियाँ समझ में आ गई तो समझो वैश्विक पवनें भी समझ में आ गई, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपको वायुदाब पेटियाँ समझ में आनी चाहिए। वायुदाब पेटियाँ डिपेंड डायरेक्ट वैश्विक पवनें पढ़ सकते हैं हम, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, लेकिन आपको पहले वायुदाब पेटियाँ जरूरी हैं कि वायुदाब पेटियाँ कौन कौन सी हैं और उनका कार्य क्या क्या है। देखिए, ये अपने पृथ्वी, देखो बीचों बीच में, अपने बीचों बीच में एक रेखा है, आप सबको पता है, अक्षांश देशांतर सबने पढ़ रखे हैं ना, और नहीं पढ़ रखे तो आप YouTube पर वापस पढ़ सकते हो। YouTube पर आपके अक्षांश देशांतर सब पढ़ा रखे हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हो। अक्षांश देशांतर पढ़ने के बाद में पेटियाँ पढ़ना, अगर आप अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ रखे तो पेटियाँ भी समझ में नहीं आएंगी। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा से 5 डिग्री दक्षिण की तरफ और 5 डिग्री उत्तर की तरफ, ये 5 डिग्री दक्षिण की तरफ और 5 डिग्री उत्तर की तरफ, ये चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही क्या? अब एक चीज़ बताइए मुझे, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि इधर हम सूर्य की स्थिति बना लेते हैं, ये हमने सूर्य बना लिया, सूर्य की स्थिति बना ली। अब आपको मैंने जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि सूर्य अधिकांश विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। किस रेखा पर सीधा चमकता है? विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है जबकि ध्रुवों पर लंबवत चमकता है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने एक चीज़ का जिक्र किया कि अगर किसी स्थान पर तापमान अधिक है तो वहाँ वायुदाब कम होगा, और अगर किसी स्थान पर तापमान कम है तो वायुदाब उच्च होगा। तो आप देखिए, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा के आसपास, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। किस रेखा के आसपास? विषुवत रेखा के आसपास। जब यहाँ तापमान क्या रहेगा? इस स्थान पर तापमान उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा। अगर तापमान विषुवत रेखा पर अधिक रहता है तो वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब निम्न होगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। तो यहाँ वायुदाब कैसा हो गया? निम्न हो गया। पेटी का नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। किससे बनी है? बताइए आप मुझे, किससे बनी है? तापजन्य है। कौन सी जन्य है? तापजन्य है। तापमान से बनी है। ताप से कैसे बनी है? तापमान उच्च तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो आपकी एक पेटी जो तापमान जन्य है, विषुवत रेखीय है निम्न वायुदाब पेटी, ये बीचों बीच में इसकी स्थिति 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में
होती है, लेकिन ये 10 डिग्री तक विस्थापित भी होती है। विस्थापित मतलब इसका विचलन भी होता है। वो क्यों होता है वो भी बताऊंगा मैं। ये जो पेटी है, ये पेटी कभी इधर खिसक जाती है और कभी इधर खिसक जाती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, कहाँ चमकता है? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, तो ये पेटी उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाती है, क्योंकि जब तापमान उत्तर की तरफ अधिक आता है। जब सूर्य दक्षिणायन आता है तो यह पेटी दक्षिण की तरफ विस्थापित हो जाती है, दक्षिण गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है। इस पेटी का विस्थापित होने का मुख्य कारण यह है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ उत्तरायण होता है, तो यह पेटी उत्तर की तरफ 5 डिग्री खिसक जाती है। सूर्य वापस 22 दिसंबर के जब दक्षिणायन की तरफ आता है तो यह पेटी दक्षिण में खिसक जाती है। तो इस पेटी के खिसकाव का या विस्थापन का मुख्य कारण क्या है? आपके तापमान में परिवर्तन, क्योंकि जैसे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा तो उत्तर की तरफ खिसक जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा तो दक्षिण की तरफ खिसक जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सारी पेटियाँ खिसकती हैं, ये पेटियाँ नहीं, सारी पेटियों में ही खिसकाव होता है। उसका कारण सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन है। अब ये पेटी आपके कहाँ है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। क्लियर? आप इस चीज को लिखिए, लिख लिया सबने? अब देखो, अब आप देखिए, अब आपको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी बन गई, ठीक है। उसके बाद में ये आपका उत्तरी ध्रुव है। कौन ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? दक्षिण ध्रुव। ये आपके 85 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये आपके 85 साउथ से 90 डिग्री साउथ तक। ये चीज़ें मैं आपको दो चीज़ें समझा रहा हूँ, इसको भी लिख ही लो आप यहाँ। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये पेटी किससे निर्मित हुई है? तापजन है। कौन सी पेटी है? तापजन। अब आप इधर देखिए, यहां से सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्रों पर तिरछा जाता है। और इधर भी सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। मैंने क्या कहा अभी? आपसे कहा था कि सूर्य की जहां किरणें सीधी पड़ती हैं तापमान वहां उच्च होता है और वायुदाब कम होता है। यहां सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं? तिरछी पड़ रही हैं। इसका मतलब यहां ताप कम प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है? कम। तो यहां तापमान कैसा हो रहा है? कम प्राप्त हो रहा है। इधर भी तापमान कैसा प्राप्त हो रहा है? कम। किस स्थान पर? ध्रुवों पर। तो इस स्थान पर तापमान कब है तो वायुदाब कैसा होगा? उच्च होगा। क्यों होगा? क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब उच्च होगा।
इसलिए इन स्थानों पर जो क्षेत्र बनेगा वह हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। क्या बना? उच्च वायुदाब बनेगा। ये दो चीजें आपके समझ में आई क्या? 3 पेटियां हो गई। एक पेटी ये हो गई, एक इनको कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये भी हो गई आपके ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी? ये चीज तो आपके समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई कठिन शब्द तो है नहीं। ये भी कैसी पेटी है? तापजन्य पेटी है। और ये भी पेटी कैसी है? तापजन्य है। तो अगर संपूर्ण पृथ्वी पर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर पेटियों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी वायुदाब पेटियां हैं? 7 वायुदाब पेटियां हैं। 7 वायुदाब पेटियों में से आपके 3 वायुदाब पेटियां तो ये रही, 1, 2 और 3। ये भी तापमानजन्य है, ये भी तापमानजन्य है और ये भी तापजन्य है। इसका मतलब तापजन्य पेटियां कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3। अब देखो, इससे पवनें इधर चलेंगी नहीं चलेंगी? और इससे इधर चलेंगी, क्योंकि हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। पवनों की दिशा क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। बाकी फिर आगे बढ़ूँ मैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि तापमान कम है इसलिए उच्च वायुदाब पेटी बनी है, तापमान कम है इसलिए उच्च वायुदाब पेटी बनी है, तापमान अधिक है इसलिए निम्न वायुदाब पेटी बनी है। 3 पेटियां हैं। अब आप इनको वापस से ड्रॉ करो। अब आगे की पेटियां बनाते हैं। ये तापजन्य हैं। कैसी हैं? तापजन्य। अब चलते हैं गतिजन्य पेटियों पर। किस पर? गतिजन्य पेटियों पर। देखो, ये पेटी हमने बना ली। कौन सी पेटी बनाई है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का बनने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान का तापजन्य पेटी है। लेकिन आप में कल लास्ट क्लास हुई थी आपकी, जिसमें मैंने आपको पृथ्वी की गतियां पढ़ाई थी।
तो मैंने क्या कहा था कि पृथ्वी घूर्णन जब करती है, पृथ्वी घूर्णन जब करती है तो पृथ्वी की घूर्णन की गति सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है। ये कहा था ना कि सर्वाधिक होती है विषुवत रेखा पर। जब पृथ्वी के घूर्णन की गति सर्वाधिक विषुवत रेखा की ओर होती है तो यहाँ पर संवहनीय धार पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं? संवहनीय पवनें। और ये संवहनीय पवनें ऐसे वायुमंडल की ओर उठती हैं। कहाँ उठती हैं? वायुमंडल की ओर उठती हैं। लेकिन जैसे ही इन संवहनीय पवनों के क्षेत्र की तरफ इस स्थान पर ये क्षोभ सीमा आ जाती है। कौन सी सीमा आ जाती है? क्षोभ सीमा। आप बोलोगे सर ये क्षोभ सीमा क्या है? तो आपको बता दूं कि ये अपने जैसे धरातल है। क्या है? धरातल। धरातल से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और उसके बाद में बहिर्मंडल। ये मंडल हैं क्षोभ मंडल। तो इस स्थान पर क्षोभ सीमा है। ये क्या है? क्षोभ सीमा। क्या है? क्षोभ सीमा। इस क्षोभ सीमा से ऊपर पवनें नहीं जाती, इसलिए ये इस क्षोभ सीमा से टकराकर मुड़ जाती हैं। कुछ तो इधर मुड़ जाती हैं और कुछ पवनें इधर मुड़ जाती हैं। किससे टकराकर? क्षोभ सीमा से टकराकर ये पवनें मुड़ जाती हैं। और ये पवनें मुड़ने के बाद में आगे चलकर अवतलित होती हैं। क्या होती हैं? अवतलित होती हैं। क्या हो रही है सीमाएं? ये पवनें अवतलित हो रही हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अवतलन की वजह से वायुदाब प्रभावित होता है। ये जो पवनें हैं जो अवतलित होती हैं, ये पवनें अवतलित होती है 30 और 35 पर। कितने पर होती हैं? 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ। और इधर भी इनका अवतलन 30 से 35 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30 से 35 डिग्री। 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ पर आकर ये पवनें क्या होती हैं? अवतलित होती हैं। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर आकर ये पवनें अवतलित होती हैं। ये पवनें यहाँ अवतलित हो गई, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उच्च वायुदाब बनाती हैं। क्या बनाएंगी? उच्च वायुदाब बनाएंगी। और इस जो पेटी है, उस पेटी को
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। कौन सी पेटी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये भी क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये जो आपका ये जो सर्कुलेशन बना है कि पवनें ऊपर उठती हैं, फिर दो भागों में बढ़ जाती हैं क्षोभ सीमा से जाकर, फिर 30-35 डिग्री अक्षांशों पर जाकर अवतलित होती हैं, इसको बताने वाला था हेडली। कौन था? एडमंड हेडली। इसलिए इसका नाम रख दिया हेडली कोशिका। क्या रख दिया? हेडली कोशिका रख दिया। ये हेली ने, एडमंड हेडली ने दिया। ये हेडली ने इस सर्कुलेशन को बताया था, इसलिए इसका नाम रख दिया हेडली कोशिका। ठीक है, तो वो आगे आ जाएगा। अब जब ये पवनें यहाँ बैठ जाती हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर 85 डिग्री नॉर्थ से और इस स्थान पर 90 डिग्री नॉर्थ, और इस स्थान पर भी 85 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि तापमान की वजह से उच्च वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, बताया था ना। तो यहाँ पर कौन सी पेटी है? उच्च वायुदाब पेटी। और यहाँ पर भी कौन सी है? उच्च वायुदाब पेटी। ये कौन सी पेटी हो गई आपके? निम्न वायुदाब पेटी हो गई। निम्न वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, ये तो तापमान से बनी है। इसका निर्माण हवाओं के अवतलन से हुआ है। अब यहाँ आप कहोगे सर कि अभी तो कह रहे थे कि यहाँ तापमान की वजह से निम्न वायुदाब पेटी है। बिल्कुल, क्योंकि तापमान की वजह से संवहनीय धाराएं चलती हैं, और संवहनीय धाराएं चलती हैं तो घूर्णन बल की वजह से ये जो हवाएं हैं ये क्षोभ मंडल से टकराकर वापस लौटकर इस स्थानों पर बैठती हैं। आपको मैंने जब अक्षांश पढ़ाए थे तो इनके बारे में कहा था कि इन्हें अस्वक्षांश कहते हैं। कहा तो नहीं बताओ? अस्वक्षांश, और ये भी आपके अस्वक्षांश। मैंने बताया था आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे तो अस्वक्षांश, क्योंकि यहाँ पर तापमान का मतलब नहीं है, तापमान से संबंध नहीं है। इस स्थान पर हवाओं का अवतरण अधिक है, इसलिए उच्च वायुदाब बनता है। तो इसका मतलब ये पेटी किससे निर्मित हो गई? गतिजन्य पेटी हो गई। कौन सी पेटी हो गई? गतिजन्य पेटी हो गई। और ये भी कैसी है? गतिजन्य। ये कौन सी पेटी है सर? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इधर भी कौन सी है? क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवों से भी आपके पवनें ऐसी चलती हैं। इधर से ये पवन जो है आधी तो इधर मुड़ जाएगी और वापस ये, और आधी पवनें इधर चलती हैं। और इस स्थान पर जाकर ये जब ये दोनों पवनें टकराती हैं तो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं।
कहाँ उठ जाएंगी, ऊपर की तरफ, और वापस कुछ पवनें इधर मूव कर जाती हैं और कुछ पवनें इधर मूव कर जाती हैं। ये चीज़ देखिए आप, सेम कंडीशन ये वाली इधर भी बनती है, इधर भी बनती है। तो इसको जो समझाया था वो फेरल ने समझाया था। ये कौन सी है, फेरल कोशिका। कौन सी कोशिका है, फेरल कोशिका। और ये ध्रुवीय कोशिका। कौन सी कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ये जो आपकी स्थिति बनती है वो 60-65 पर बनती है। किस पर बनती है, 60-65 पर बनती है। साठ 65 पर बनेगी। ये 60-65 पर स्थिति बनती है। इधर भी बनेगी ये स्थिति, इधर भी आपके ये स्थिति बनती है, आपके इधर भी बनेगी। आपके यहाँ से पवनें इधर से यूँ आएंगी और इधर से भी पवनें आएंगी। जब दोनों टकराएंगी तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी और फिर कुछ पवनें इधर और कुछ पवनें ध्रुवीय तरफ। ये जो आपकी स्थिति बनी आपके, तो इसको आपको उपध्रुवीय, ये आपकी पवनें ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर क्या बना, लो प्रेशर बना। क्या बनेगा, लो प्रेशर। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ये भी आपके उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लिया हमने, यहाँ तो मान लिया कि यहाँ से पवनें उठती हैं और इस स्थान से ऐसे मुड़कर यहाँ बैठ जाती हैं और इससे यहाँ आकर उठती हैं, यहाँ बैठ जाती हैं, लेकिन यहाँ पवनें उठ क्यों रही हैं? ये पवनें, आपको ये होना चाहिए भाई इधर से भी पवनें आ रही हैं और इधर से भी पवनें आ रही हैं, तो यहाँ उच्च वायुदाब बनना चाहिए था। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि भाई जब दोनों पवनें आपस में आकर टकरा रही हैं तो उच्च वायुदाब बनना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इधर से जो पवनें आती हैं, आप देखो अधिकांश मरुस्थल इस पेटी में हैं, उपोष्ण में, इधर भी उपोष्ण में, और मरुस्थलों में तापमान उच्च पाया जाता है। ये चीज़ आपको पता ही है। तापमान उच्च होने के बावजूद भी यहाँ वायुदाब पेटी जो है हाई प्रेशर है। उसका कारण क्या है? हवाओं का अवतलन, ठीक है। लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत है। इधर से ये क्या आएगी? ठंडी पवन आएगी। कौन सी पवन आ रही है? ठंडी। ध्रुवों की तरफ से ठंडी पवन आती है, इधर से मरुस्थलों से ये गर्म पवन जाती है। जब ठंडी और गर्म पवन दोनों टकराती हैं तो गर्म पवन ठंडी पवन के संपर्क में आने से ठंडी पवन को भी गर्म कर देती है और जिससे वो दोनों पवनें हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। कैसी होकर? हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी बनती है। वापस रिपीट करूँ, जब ठंडी पवन और गर्म पवन दोनों टकराती हैं तो गर्म पवन ठंडी पवन को गर्म कर देती है
और वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए यहाँ निम्न वायुदाब पेटी बनती है। आपको पूरे ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटी दिखाई दे रही है। कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 वायुदाब पेटियां दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल दिखाई दे रही है ना। अब इन 7 वायुदाब पेटियों के बारे में आपको देखो, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तापजन्य है। कैसी है? तापजन्य। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी गतिजन्य है, गति से बनी है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी गतिजन्य है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी गतिजन्य है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी गतिजन्य है। ध्रुवीय पेटी दोनों फिर तापजन्य है। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। मैं इसको अच्छे से और समझा देता हूँ एक बार और। ये सबने बना लिया। देखो, देखो कुल वायुदाब पेटियां 7। कितनी है? 7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 2 भागों में। उच्च वायुदाब पेटी और निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी वायुदाब पेटी? उच्च वायुदाब पेटी और निम्न वायुदाब पेटी। तो आप बताओ उच्च वायुदाब पेटियां कितनी हुई और निम्न वायुदाब पेटियां कितनी हुई? बताओ। देखो, उच्च वायुदाब पेटी की बात करें तो 2 तो ध्रुवों वाली हो गई। उत्तरी ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी। 2 तो वो हो गई उच्च वायुदाब, ठीक है। और उच्च वायुदाब की पेटी 2 हो गई आपके अश्व अक्षांश वाली। 2 कौन सी हो गई? अश्व अक्षांश पर 30 से 35 जो बनती हैं। तो इनकी संख्या तो कितनी हो गई? 4। और इनकी संख्या 3। अगर आपको चारों लिखनी है तो लिख सकते हो। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये 2 हैं। और दूसरी कौन सी है? बताओ बताओ, दूसरी पेटी बताओ ना। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। 2 ही ये हो गई, तो 4 तो ये हो गई आपके, हो गई ना। 3 कौन कौन सी बची? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। एक तो ये थी। दूसरी आपके
अधोध्रुवीय या उपध्रुवीय। निम्न वायुदाब पेटी, ये दो हैं, उत्तर में एक और एक दक्षिण में। ये तो एक ही है और ये कितनी है, दो। तो एक तो ये है। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि उच्च वायुदाब पेटी कितनी है और निम्न वायुदाब पेटियां कितनी हैं। अब आगे चलते हैं, अब एक एक पेटी के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके संदर्भ में आपको जो चीज याद रखनी है वो है तापजन्य पेटी। कैसी है, तापजन्य पेटी। विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये इसका विस्तार है। विस्थापन होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये विस्थापित होती है। ये क्या है, विस्थापन, कि इतना ये पेटी विस्थापित हो लेती है। अगला, इस पेटी में संवहनीय वर्षा होती है। क्या होती है, संवहनीय वर्षा। इस पेटी में संवहनीय वर्षा होती है। अगला पॉइंट, दोपहर बाद रोज बारिश होती है। इसी के बारे में एक चीज और है, आपके जो वृक्ष हैं तो यहाँ सर्वाधिक सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। इस पेटी में सदाबहार वृक्षों की अधिकता है। अगला पॉइंट, इस पेटी में ही स्थित विषुवत रेखीय वनों को, विषुवत रेखीय वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है। इसी पेटी को डोलड्रम पेटी या शांत पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलड्रम पेटी या शांत पेटी कहते हैं।
ठीक है, एक चीज़ और लिख सकते हो, इस पेटी में